फाइन। तो देखो, हम लोग 4 एडिटोरियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट देखते हैं, समझते हैं। 225, बताओ, गवर्नर बिना पूछे हुए एक कैबिनेट रैंक का जो मिनिस्टर है उसको डिसमिस कर दिया। क्या है मामला? इतना बड़ा बात क्या है कि इतना बड़ा न्यूज़ बन गया ये? सुनो स्टूडेंट, इसके खिलाफ ईडी ने इसे रेड किया, कोई करप्शन चार्जेस लगा था इसके ऊपर और सेंथिल बालाजी के ऊपर। तो जैसे ही ये पता चला उसके बाद ये कैबिनेट मिनिस्टर था, तो जो तमिलनाडु का जो सीएम है स्टैलिन, उसने क्या किया कि उसको उस पोस्ट से हटा दिया। बट अभी भी वो मिनिस्ट्री होल्ड कर ही रहा था, यानी कि आपको वहाँ से हटा दिया, बट स्टिल यू कैरी योर फंक्शन, स्टिल यू आर द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। ऐसा होता है कि एक इंडिपेंडेंट चार्ज देकर बना दिया आपको। सिंपल समझो कि अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर ही था वो। आपका एक तो करप्शन का चार्ज लग गया और उसके बाद स्टिल यू आर अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक। तो गवर्नर को ये सही नहीं लगा, तो गवर्नर ने क्या किया, डिसमिस कर दिया इसको। मगर क्या हमारे भारत के संविधान में कोई प्रोविज़न है ऐसा कि मिनिस्टर को ऐसे निकाल सकते हो बिना तुम चीफ मिनिस्टर से पूछे हुए? है ही नहीं ऐसा। यदि आर्टिकल 164 देखेंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि यदि कोई भी डिसमिस करना हो तो सीएम से पूछना पड़ेगा आपको। यदि कोई भी अपॉइंट करना हो तो सीएम से पूछना पड़ेगा। सीएम जब अपॉइंटमेंट होता है तो उस समय किसी से पूछना नहीं पड़ता है। क्यों? जो मेजोरिटी में है, जो मेजोरिटी का जो नेता है वो चुन के जाएगा सीएम के रूप में और केवल गवर्नर उसको अपॉइंट करेगा। सही बात है, यही ना प्रोविजन है जी। तो आप जैसे ही पता चला तो होम मिनिस्ट्री ने इंटरफेयर किया यहाँ पे, अमित शाह जी, और कहा है कि एक काम करो, तुम एबियंस में रख दो, उसको अभी सस्पेंड कर दो और तुरंत अटॉर्नी जनरल से पूछो। ठीक है, अटॉर्नी जनरल वो एक्सपर्ट है लॉ के, वो बताएंगे। इसलिए मामला ना गड़बड़ हो गया कि बिना पूछे हुए, बिना सीएम का इजाज़त कैसे डिसमिस कर सकता है गवर्नर। तो फिर तुमको याद आ जाएगा फिर वही नामिया जजमेंट और शमशेर वाला जजमेंट जो बहुत पहले हुआ था। तो 3 जजमेंट है, यहाँ पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। सेकंड देखो इशू, क्या कंट्रोवर्सी है ओपन मार्केट सेल स्कीम का? देखो, भारत सरकार के बिहाफ में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है ना फूड ग्रेन्स को, स्टॉक में जमा करती है, बफर स्टॉक में रखती है, करेक्ट। तो अभी कुछ मामला ऐसा हुआ है कि जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है, देखो सब कुछ तो पीडीएस में नहीं जाता है स्टूडेंट, बहुत सारा बचता है ना भारत सरकार के पास, क्योंकि भारत सरकार सरप्लस भी प्रोक्योर करके रखती है। और जो बचता है, जैसे मान लो कि पीडीएस में दे दी है, आईसीडीएस के लिए दे दी है, बहुत सारा स्टेट का जो भी स्कीम है उसके लिए दे दी है, तो फिर भी उसके बाद बचता है लगभग तुम्हारा 20 to 30 मिलियन टन फिर भी बचता है। तो वो बिकता है एक्चुअली ओपन मार्केट सेल स्कीम में। बात समझे, वो बिकता है, जो बच जाता है उसको बेच दिया जाता है। ये अलग बात है कि सरकार को नुकसान ही होता है ओपन मार्केट में बेचने से। तो अब सरकार क्या बोल रही है कि जब ओपन मार्केट सेल स्कीम होगा तो अब कोई स्टेट नहीं खरीद सकता है वहाँ से। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी तुम्हारा अपोजिशन पार्टी वाला, अपोजिशन वाला जो बैठा हुआ, जैसे कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, या साउदर्न इंडिया हो गया, फिर ईस्टर्न बिहार हो गया, जो भी, तो यहाँ पे इन लोग का अपना अपना स्कीम भी चलता है। जैसे नीचे स्कीम है ना जी, कर्नाटका का स्कीम, जैसे ही आया ये पावर में, इसने एक स्कीम चला दिया कि 5 केजी अलग से दिया जाएगा, 5 केजी अलग से क्रॉप्स दिए जाएंगे, वही सीरियल्स वगैरह, ये राइस वगैरह दिया जाएगा। और जिस तरह भारत सरकार बोल रही कि अब हम नहीं देंगे आपको, जो मेरे पास बीच का जो बेचने वाला है ओपन मार्केट सेल वाला, वो चीज़ अब स्टेट को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार को जलन हो रहा है वहाँ पे उसके स्कीम से, और उसका असर डायरेक्ट पीपल पे पड़ेगा। मैं भारत सरकार के लिए भी काउंटर करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो समझेंगे। 227 देखो, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स का देख सकते हो, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। हाँ, इस बार जो मोदी जी गए हैं तो ये भी लेके आए, वही स्पेस का जो कोलैबोरेशन है, वही नासा और इसरो तुम्हारा साथ में काम करेगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करेगा, जो हमारा मिशन है मून तक, मार्स तक जाने का, उसमें काम करेगा, एंड सो बहुत सारा चीज़। और नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, डिफेंस पार्टनरशिप भी होगा। 228 डिफेंस पार्टनरशिप होगा, क्लीन एनर्जी को लेकर पार्टनरशिप होगा, और भी बहुत सारा पार्टनरशिप होगा। तो 227 एंड 228 पूरा भरा हुआ है डिटेल्स।
पॉइंट वाइज दिया गया है, और इसमें कॉपरेशन दिखता है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में, सिमिलर एडिटोरियल से दोनों एक्चुअली। देखो चलते हैं, समझते हैं। GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finance up to local level and challenges therein। ये हिंदू पेपर में आया था 1 जुलाई को, तो ये जुलाई का पहला एडिटोरियल से स्टूडेंट, ठीक है, जून का कवर कर दिए हैं कल तक। समझते हैं मामला है क्या, मामला है क्या। तो मैं बता चुका हूँ तुम लोग को कि तमिलनाडु का जो गवर्नर है उसने डिसमिस कर दिया, है ना, वी सेंथिल बालाजी को, और बाद में क्या किया, वो अपना डिसीजन को एबियंस लगा दिया, सस्पेंड कर दिया। तब तक सस्पेंड है जब तक ऊपर से अटॉर्नी जनरल कुछ बोल ना दे, तो इसलिए अटॉर्नी जनरल से राय विचार सलाह लेने का मशवरा दिया किसने, होम मिनिस्टर ने दिया, इंटरफेयर किया बीच में। हुआ क्या है मामला, देखो अपने आप में गजब बात, ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है, ऐसा आमतौर पे देखा नहीं जाता है कि तमिलनाडु का गवर्नर ने बिना कुछ, है ना, मतलब बिना कुछ परमिशन का, बिना कुछ अप्रूवल का चीफ मिनिस्टर का, उसने क्या किया, निकाल दिया इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, ठीक है। और ये रातों रात हुआ है। और क्यों ऐसा हुआ स्टूडेंट, क्योंकि इसके ऊपर एलिगेशन है कि ईडी इसके ऊपर ढाबा मारा था, समझे, ईडी ने करप्शन चार्जेस में इसको मतलब पकड़ा है और साबित भी हुआ है। तो इस चीज़ का ना गरिमा रखते हुए गवर्नर ने कहा कि यदि ऐसा मिनिस्टर रहेगा काउंसिल में तो ना एक छवि खराब होगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का छवि खराब होगा। सही बात है ना, यदि जिस पे सिद्ध हो गया है ईडी से कि करप्शन चार्जेस में फंसा है ये, तो उसको तो कायदे से तो उसको मिनिस्टर रखने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो यहाँ पे तो स्टैलिन को चाहिए था कि हटाना इसको, नहीं, क्योंकि इससे लोगों का जो फेथ है वो गिर जाएगा सरकार में। जब इसके ऊपर प्रूव हो गया, ईडी का चार्ज लग गया, करप्शन में ओके हो गया, प्रूव हो गया, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टैलिन ना, वहाँ का चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी होता कि इसको निकाल दे, बर्खास्त कर दे। हालांकि गवर्नर ने शुरू में पूछा था, मगर उसने बर्खास्त नहीं किया। स्टैलिन ना एक तरह से बैरियर बन गया वहाँ, तो बाद में इसने अपने आप निकाल दिया। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या गवर्नर यूनिलैटरली निकाल सकता है? तो संविधान में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं गया है। बात समझे? तो राजभवन वही बोल रहा है, राजभवन प्रेस किया, वो बोला कि चलो इसको हम निकाल लें, क्योंकि यदि ये रहेगा तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे असर पड़ेगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। और चूंकि इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर प्रूव नहीं हुआ, एलिगेशन है, आई एम सॉरी फॉर डैट, मैंने प्रूव बोल दिया, इसके ऊपर एलिगेशन है। तो जब इसके ऊपर एलिगेशन है तो अब तो होगा ना, केस चलेगा ना, इन्वेस्टिगेशन होगा, और ये स्वयं मिनिस्टर है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो मिनिस्टर है तो अपने आप को बचाने की कोशिश तो करेगा, तो मिनिस्ट्री वाला पोस्ट उसको हटा देना चाहिए, वहाँ से उसको हटा दो, और उसके बाद ईडी बहुत अच्छे से चेक कर पाएगा, क्योंकि उस समय इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं होगा इसका। तो ये सोच के राजभवन ने अपना प्रेस रिलीज करके बोल दिया कि हम इसको बर्खास्त कर रहे हैं। देखो तुरंत थोड़ी देर में होम मिनिस्टर का ऊपर से एडवाइस आया, बोला कि फिर से चीफ मिनिस्टर को बोलो और फिर से चीफ मिनिस्टर को लिखो, और जो भी तुमने किया है उसको सस्पेंड कर दो, एबियंस में कर दो, यानी कि सस्पेंशन में रख दो, और अटॉर्नी जनरल से राय विचार मशवरा ले लो वहाँ से, अटॉर्नी जनरल क्या बोलते हैं। मगर ये जो भी हुआ इवेंट बहुत कम समय में बहुत बड़ा हाईलाइटेड हो गया कि ऐसे गवर्नर कैसे कर सकता है। प्रेस रिलीज कर दिया तो अब आ गया न्यूज़ में, तो बहुत बड़ा हरकत माना जाएगा इसको। देखो क्या है, तो याद करो स्टूडेंट, कुछ कुछ आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। आर्टिकल 153 को याद कर लो। 153 के हिसाब से स्टूडेंट हर एक स्टेट में एक गवर्नर होंगे, या फिर हर एक स्टेट में नहीं है तो दूसरे स्टेट के भी गवर्नर उसमें होंगे, है ना, यानी कि हर स्टेट में गवर्नर तो होगा ही होगा एक। जैसे एक स्टेट दो स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है, एक गवर्नर 2 स्टेट का भी हो सकता है ना, इसका मतलब हर स्टेट में गवर्नर तो होंगे, कहने का मतलब ये हुआ। आर्टिकल 154 के हिसाब से ये है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट का वो गवर्नर के अंदर है, और गवर्नर से वो डिराइव करेगा। सही बात है ना, वो संविधान ने गवर्नर को दिया है पावर, और पावर क्या है, गवर्नर से डिराइव करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम वो एग्जीक्यूट करेगा उस ऑर्डर को, उस पावर को। सही बोल रहे हैं ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है तुम लोग को? वही चीज़ लिखा गया है। उसका आर्टिकल 163 देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट। इसमें बोला गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। और गवर्नर को कोई भी डिसीजन लेना होगा, कोई भी काम करना होगा तो इसके एड और एडवाइस से ही हो सकता है। यानी गवर्नर कोई भी डिसीजन लेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम से पूछना पड़ेगा उसको। और देखो पूछना पड़ेगा,
एक्सेप्ट फ्यू केसेस। अब थोड़ा चेहरा घुमा लो इधर, क्या होता है एक्सेप्ट फ्यू केसेस? यानी कुछ कुछ केसेस में गवर्नर खुद ही अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकता है। मगर वो केसेस बहुत ही सेंसिटिव केसेस हैं। वो केसेस क्या है कि मान लो, बढ़िया समझो, मान लो कि वहाँ का पार्लियामेंट, वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कोई ऐसा लॉ पास कर दे जिसके वजह से वहाँ का स्टेट जुडिशरी में, स्टेट जुडिशरी का पावर कम हो जाए, तो उस समय इंटरफेयर कर सकता है गवर्नर। नंबर 1 पॉइंट, यदि चीफ मिनिस्टर ऐसा कुछ काम करे जिसके वजह से कंक्वेंट लिस्ट को फर्क पड़े, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ है कंक्वेंट लिस्ट का, उसके अपोजिट में काम करे एग्जीक्यूटिव, उस समय गवर्नर रोल प्ले कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में रोल प्ले कर सकता है। तो ऐसे 3-4 बस ही रीजन है जहाँ पे, या फिर क्लियर कट मेजोरिटी जिसको नहीं है, यानी कि आप सीएम हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्लियर कट मेजोरिटी आपको नहीं है, तो उस समय डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करेगा। तो केवल 4 ही होगा, 3 या 4 ऐसा केसेस है जहाँ पे गवर्नर क्या डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ कर सकता है। तो सबसे बड़ा बात है क्या ये जो अभी यूज़ किया है डिस्क्रिशनरी पावर, क्या उसमें आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा, कहीं नहीं बैठेगा वो। बात समझ में आ रहा है ना? आगे देखो आर्टिकल 164 देखो, इसमें क्या बोला गया है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाला नन अदर देन गवर्नर होता है। और क्योंकि चीफ मिनिस्टर क्या है, जो भी दल में जो मेजोरिटी में जो भी सबसे बेस्ट कैंडिडेट है वही चीफ मिनिस्टर बनता है, तो उसको किसी को रिकमेंडेशन करने की जरूरत नहीं, वो चेहरा होता है। जैसे मोदी जी बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर, ये मेन जो लीडर होता है जी, वो तो कोई रिकमेंडेशन थोड़ी करेगा, वो बोलेगा मेन लीडर है तो सीएम बन जाएगा। बट सीएम बनने के बाद जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे तो वो सीएम के रिकमेंडेशन से बनेंगे, तो वही चीज़ बताया गया है। और तब तक ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक तुम्हारा गवर्नर का प्लेजर हो। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब ये नहीं कि अपना डिस्क्रिशनरी पावर है, उसमें भी चीफ मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट रोल होगा वहाँ पे, समझे? तो गवर्नर ने यही सब लेटर को इन्वोक किया, आपने लेटर में यही आर्टिकल सबको इन्वोक किया है, आर्टिकल 153 को, आर्टिकल 163 को एंड 164, समझे? देखो तो थोड़ा सा क्लोज स्क्रूटिनी करते हैं आर्टिकल 164 को। आर्टिकल 164 में ये बताया गया है स्टूडेंट कि चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा, किसी का भी एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। मगर जब इंडिविजुअल मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करेगा तब चीफ मिनिस्टर का वो अप्रूवल लेगा। ऐसे तो नहीं कर सकता है, बिना एडवाइस का तो अपॉइंट नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट तुम्हारा, गवर्नर कभी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर सकता है डिस्क्रिशनरी पावर से। जब अपॉइंट नहीं कर सकता है तो रिमूव भी नहीं कर सकता है, सीएम का ही लेना पड़ेगा वहाँ पे, सीएम का अप्रूवल का जरूरत है उससे। बात समझे? तो देखो चूजिंग द मिनिस्टर चुनना चीफ मिनिस्टर के लिए एक पॉलिटिकल रीजन है, और जो भी चुना है तो आंसरेबल टू द पीपल, चीफ मिनिस्टर आंसरेबल होगा पीपल का, तो गवर्नर कैसे उसको निकाल सकता है? क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर चुन के आया है वो पीपल से चुन के आया है, और उस हिसाब से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकमेंड कर रहा है कि ये बनना चाहिए, ये मेरा टीम मेंबर बनना चाहिए। आगे देखो, याद करो बच्चे लोग 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखो उसमें बोला कि उसमें डिस्क्रिशनरी पावर था ना, गवर्नर को पूरा डिस्क्रिशनरी पावर था कि गवर्नर कभी भी निकाल सकता है अपने मन से। मगर जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम गए तो उसके बाद हमने चूजन, डिसमिसल और डिस्क्रिशन वाला ये वर्ड खत्म कर दिया, और हम बोले कि नो, डिस्क्रिशनरी पावर बिल्कुल नहीं है, बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर होगा। सही बात है हाँ ये चीज़। अब देखो याद करो तुम लोग, 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था, वही शमशेर सिंह केस ही है। उसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली बोल दिया स्टूडेंट कि जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है ना, ऐसा नहीं कुछ भी कर सकता है ये, ठीक है? इसको जो भी डिसीजन लेना होगा वो एड और एडवाइस ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम और पीएम, उस हिसाब से लेगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल सिचुएशन। मैं बता चुका है एक्सेप्शनल सिचुएशन तुम लोग को। उसके बाद एक आया तुम्हारा महावीर प्रसाद शर्मा, देखो सेकंड देखो, एन प्रताप सिंह राव जीरो राणे केस। तो सिंपल कह सकते हो तुम लोग, महावीर प्रसाद शर्मा में ना, इस जो ये केस था, महावीर वाला केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो शमशेर वाला जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया था एक्चुअली, और उसमें क्या बोल दिया कि गवर्नर को पूरा पावर है कुछ भी करने का। मैं ये गलती का एहसास हुआ उसको। बात समझो स्टूडेंट, यहाँ पे समझो, शमशेर सिंह जजमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि गवर्नर सब कुछ नहीं कर सकता है, गवर्नर या प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस लेना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस सीएम और पीएम से। मगर इसका ठीक विपरीत आने वाले समय में, यानी कि महावीर प्रसाद शर्मा के केस में क्या बोला कि गवर्नर कुछ भी कर सकता है। मैं इसको फिर से ठीक किया गया नमन राबिया जजमेंट केस में, वहाँ जजमेंट में, वर्डिक्ट में, उसमें कहा गया कि जो हम शमशेर सिंह वाला बताए तो वही ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को तो ठीक कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नर के पास पावर लिमिटेड है। अभी प्रेजेंट स्टैंड ये रहेगा आपका। तो अब महावीर प्रसाद शर्मा का जो वर्डिक्ट था वो तो ठीक कर दिया तुम्हारा उसमें, नवम राबिया केस में। बात समझ में आया? तो अभी क्या होगा स्टैंड कि गवर्नर जो भी कदम उठाएगा, ठीक है, वो यानी कि जो भी डिस्क्रिशनरी पावर होगा वो लिमिटेड होना चाहिए, और कुछ भी डिसीजन लेगा तो द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। समझ में आ गया ना तुम लोग को? आगे देखो। तो एक्सपर्ट जो संविधान को जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, ये बताते हैं कि गवर्नर का इस तरह का जो डिसीजन है ना वो मिसफॉर्चून है। समझे? ये गजब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नर कैसे कर दिया? ये ब्लंडर कर दिया गवर्नर ने। अब यहाँ पे समझो, एक बात समझना होगा तुमको। बहुत पहले भी आई ट्वेल्थ बहुत कुछ पढ़ चुके हो। तुम लोग को बताया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल बताया गया है, और एक बताया गया पॉलिटिकल मोरल बताया गया है। देखो समझो, उस चीज़ को ऐड करके समझाते हैं। अब कायदे से तो स्टूडेंट ये होना चाहिए था कि स्टालिन को बर्खास्ती कर देना चाहिए था। उसको काहे इंडिपेंडेंट चार्ज दिया, काहे उसको उतना ही पद दे के उसको स्टिल मेंटेन करवाए। जब ईडी का केस चल रहा था तो पीपल का फेथ को पाना है तो आपको वहाँ से हटा देना चाहिए था वैसे आदमी को। समझो? वैसे आदमी को हटा देना था कि लोगों का भी फेथ बना रहे। तो ये तो स्टालिन गलती किया है, मानते हैं। तो चलो हम जानते हैं कि पॉलिटिकल थोड़ा मजबूरी भी रहता है, नहीं पॉलिटिकली मजबूरी रहता है। हो सकता है कि आपका सत्ता बना हुआ उसके वजह से, हो सकता है बहुत सारा रीजन होता है। तो चलो पॉलिटिकल जो मोरालिटी है वो तो हमने गिरते हुए देखा है, हर जगह ही देखा है गिरते हुए। मगर इस तरह गवर्नर जो फैसला लेगा तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी गिरते हुए दिख रहा है। तो पॉलिटिकल मोरालिटी गिरना बहुत नॉर्मल बात है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं गिरना चाहिए। ताकि संविधान में जो मोरल वैल्यूज है वो हमेशा अप रहना चाहिए। आर्टिकल का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट कर रहे हैं। कायदे से तो स्टालिन को हटा देना चाहिए था, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं हटाया पॉलिटिकल रीजन से। उसने गलत काम किया। मैं गवर्नर संविधान का पद को कैसे गलत यूज कर सकता है? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन पोस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। वही बताया गया स्टूडेंट वहाँ, समझ गया ना? नथिंग कैन एक्सक्यूज द गवर्नर मिस एडवेंचर सेज द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। यानी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, वही सब चीज़ लिखा गया। देखो खत्म हो गया जी। 226 GS paper 3 economic development issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support price, public distribution system, objectives, functioning, limitation, revamping, issues of buffer stocks and food security, technology mission, economics of animal rearing। यह आया था तुम्हारा 30 जून को। अब बात समझो। अरे देखो ये टेढ़ा भी हो सकता है, नहीं समझोगे ठीक से इसका वर्ड तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो बात समझो, ये माजरा है क्या? ये तो प्यार समझो, आराम समझो। देखो इधर स्टूडेंट बढ़िया से छोड़ दो, सब कुछ मत देखो, इधर ध्यान दो बस। भारत में राइस प्रोडक्शन कितना होता है? लगभग 130 मिलियन टन्स, 130 मिलियन टन्स। और हमारा वीट कितना होता है? तो 110 मिलियन टन्स, कम हो गया नहीं। FCI कितना प्रोक्योर करती है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया PDS के लिए कितना प्रोक्योर करती है राइस? लगभग 40 मिलियन टन्स, 40 to 50, चलो 50 मान के चलते हैं ना, 50 मिलियन टन्स, ठीक है। 50 यानी कि 30 to 35% करती है, तो 50 मिलियन टन्स। 50 मिलियन टन्स 130 में 50 मिलियन टन्स PDS के लिए, ICDS के लिए वो प्रोक्योर करती है। कौन करती है? FCI। सिमिलरली वीट के लिए भी कितना करती है? वही 30 के आसपास करती है, 30, 35, 40 के आसपास करती है वो, समझे? तो कितना लेट से 40 किया, इधर से 50 किया, इधर से 30 या 40 किया, दोनों मिला कितना हुआ? 50 + 40 90 हुआ ना, 90 हुआ। 90 मिलियन टन आपका फूड प्रोक्योर हुआ। हाँ ये अलग बात है स्टूडेंट कि अभी 2021 में 30 नहीं किया गया, 40 नहीं किया गया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। वो केवल तुम्हारा 20 तक ही किया गया, 20-25 किया गया। मैं नॉर्मल ट्रेंड बता रहा हूँ स्टूडेंट, नॉर्मल ट्रेंड समझो। नॉर्मल ट्रेंड कितना प्रोक्योर करती है? राइस कितना करती है? लगभग 30 to 35%, ऐसे 35-40 के आसपास करती है। और वीट भी तुम्हारा वही 30 to 35 करती है। तो उस हिसाब से मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। हाँ पिछले साल बहुत कम प्रोक्योर किया गया, क्यों? क्योंकि फार्मर दिया ही नहीं वीट, बाहर बिका है तो फार्मर्स को फायदा हुआ है। मैं नॉर्मल ट्रेंड बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात को? तो कितना प्रोक्योर किया है राइस और वीट को मिला के? कितना प्रोक्योर हुआ है? 50 + 40, लगभग 80 to 90 रेंज ले लेते हैं रेंज। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके हिसाब से PDS देना होता है। और भी बहुत सारा व्यवस्था होता है, अंत्योदय योजना है, और भी व्यवस्था है। ICDS मिड डे मील प्रोग्राम है, स्टेट का अपना अपना प्रोग्राम भी होता है। तो सब दे के स्टूडेंट
लगभग 60 से लेके 70 मिलियन टन तुम्हारा खर्च होता है। तो बचा कितना? 20 से लेके 30। जब 20 से लेके 30 मिलियन टन बचता है एक्स्ट्रा, सरप्लस हो गया नहीं, ये सरप्लस, इसको भारत सरकार क्या करती है? ओपन मार्केट में सेल कर देती है। मगर भारत सरकार को यहाँ पे भी नुकसान होता है, क्योंकि जितना में वो लाई है उससे कम ही में उसको बेचना पड़ता है। और तुम लोग याद करो कि 2023 के जनवरी से क्या नियम लागू हुआ कि आप पीडीएस में 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं लगेगा, फ्री में है, क्योंकि बहुत सारी योजना को इंटरलिंक कर दिया गया, सब्सिडी कर दिया गया। तो अब तुम लोग राइस और व्हीट है वो फ्री में खाएगा बैठ के, जो पीडीएस वाला है। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का याद कर लो कि इंडिया में कितना है? इंडिया में टोटल 140 करोड़ पॉपुलेशन है। 140 करोड़ पॉपुलेशन में लगभग 80 करोड़ पॉपुलेशन को टारगेट किया गया है पीडीएस से, तो यानी कि 60 करोड़ पॉपुलेशन बचा है अलग से। अब भारत सरकार क्या बोल रही है, सुनो अच्छे सुनो, भारत सरकार क्या बोलती है कि चलो ठीक है, हमारे पास बचा 20 या 30 मिलियन टन एक्स्ट्रा बचा और ओपन मार्केट सेल हम उसको करते हैं, मैं ये अब हम स्टेट को नहीं बेच सकते हैं। यदि हम स्टेट को बेच देंगे तो ये जो 60 करोड़ आदमी जो नहीं कवर हुआ है वो तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगा फिर, क्योंकि वो मार्केट में जाएगा तभी तो वो आदमी के पास पहुँचेगा, नहीं तो फिर आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्जन है। वो लोग क्या बोल रहा है, ये तुम जानबूझ के नहीं दे रहा हमको, क्यों? क्योंकि हमने स्टेट पोल में यानी कि इलेक्शन के टाइम में हमने बोला कि 5 केजी अलग अलग देंगे तुमको, और तुमको आँख लग रहा है, अब तुम हमको नहीं दे रहा, पहले तो दे रहा था तुम। तो मगर भारत सरकार यहाँ में बोल रही है कि जितना भी तुम्हारा पहले दे रहे तो वो तो दे ही रहे हैं हम तुमको, वो तो फ्री में दे रहे हैं। भारत सरकार पीडीएस चला ही रही ना ऊपर से, और उसमें स्टेट का बहुत सारा आईसीडीएस मिड डे मील वाला तो दे ही रहा है वो, तो बीच में पेंच फंस गया। स्टेट कुछ और बोला है, सेंटर कुछ और बोला है, समझ में आया तुम लोग को? देखो अब ये समझो, यहाँ पे समझो, FCI इम्पोज क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट, समझ गए ना? कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो बोल रही है कि स्टेट को ओपन मार्केट सेल के हिसाब से वो नहीं खरीद सकता है। आप जो बचा ना एक्स्ट्रा बीच में, अब जो बेस मार्केट को बेचेगा तो वो उस समय नहीं खरीद सकता है। यदि मान लो कि कोई प्राइवेट प्लेयर भी खरीदा, यहाँ पे समझो, जो ओपन मार्केट सेल में यदि भारत सरकार बेची है, कोई प्राइवेट प्लेयर खरीदा, तो प्राइवेट प्लेयर भी स्टेट को नहीं बेच सकती है, वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है। देखो, तो FCI ने लगा दिया तुम्हारा क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? तो बहुत सारे स्टेट को लगा, बहुत दिक्कत हुआ, बहुत सारे स्टेट रिफ्यूज़ कर दिए कि ये क्या भाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, यदि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है ना, सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है। देखो ना, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा तो फिर जो 60 करोड़ वाला आदमी जिसको टारगेट नहीं किया जा रहा है उसको तो दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाएगा। जैसे साउथ का स्टेट है, देखो कर्नाटक, तमिलनाडु क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार, पूरा पॉलिटिक्स कर रहा है। हमारा जो अपना जो स्टेट का वेलफेयर स्कीम्स है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस चीज़ का। बात समझे? हमने तो अलग से बोला है, चलो सेंटर तो दे रही है, हम अलग से बोले कि 5 केजी भी हम देंगे घर घर, तो वो तो फिर हमको मिलेगा नहीं, वो तो फिर हमको मार्केट से खरीद के देना पड़ेगा, तो हमारा तो महंगा हो जाएगा वो। अब पहले क्या था, भारत सरकार से ओपन सेल में खरीद लेते थे और बहुत सस्ता होता था, हम दे देते थे और क्रेडिट भी हो जाता था हमारा, समझ रहे हो ना? तो कर्नाटका में देखो क्या हुआ, अन्ना भोग्य स्कीम, ये अन्ना भोग्य स्कीम जो है इस बार जो ये स्कीम चला है ना, इस बार कर्नाटका का बहुत बड़ा ये स्कीम है स्टूडेंट। और इसी तरह मैं ये चला है कि 5 केजी अलग से दिया जाएगा, 5 केजी सेंटर दे ही रहा है ना, 5 केजी अलग से देगा लोगों को, स्टेट का स्कीम। हाँ, मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाएगा, ये तुम्हारा प्रॉमिस किया था इलेक्शन के टाइम में। अब सत्ता पे आ गया, सत्ता पे कांग्रेस आ गया, तो अब समय है उसको पूरा करने का। जब ये पूरा करना चाह रहा है तो सेंटर अपना ही गाना गा रहा है ऊपर से, तो ये लोग बोलेगा कि सेंटर ज़बरदस्ती कर रहा है, मगर सेंटर के पास बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है इस चीज़ को काउंटर करने के लिए। देखो क्या समझते हो तुम लोग, ओपन मार्केट सेल स्कीम बता दिए ना, ओपन मार्केट हाँ सेल स्कीम क्या होता है बता दिए, तो फिर भी समझ जाओ वहाँ पे क्या है इसका मतलब। इसमें क्या है कि जो FCI ने जो प्रोक्यूर किया है एक्स्ट्रा जो सरप्लस ग्रेन्स बच गया उसको बेच देती है, चाहे वो तुम्हारे ट्रेडर्स को बेच दी, बचा ना। हाँ, स्टूडेंट कितना किया प्रोक्योर, 80 to 90 मिलियन टन्स किया ना, और उसमें कितना लगभग तुम्हारा 50 से 60 गया, तो बचा ना 20 से 30 लगभग, वो 20 से 30 तुम्हारा मिलियन टन्स चाहे ट्रेडर्स को दे देगा, चाहे बल्क कंज्यूमर को दे देगा, रिटेल जो कहीं पे भी दे सकता है, वो भी प्राइस पे है, वो भी प्री डिटरमाइंड प्राइस है। मगर ये हमेशा जो प्राइस होगा ना मार्केट वैल्यू से कम होगा, इसलिए सरकार को यहाँ पे भी नुकसान होता है। स्टूडेंट बात समझे, सरकार को यहाँ पे भी नुकसान होता है। देखो यहाँ पे FCI क्या बोला, ई ऑक्शन भी करवाएगी जहाँ पे कोई भी बिडर्स खरीद सकता है। ई ऑक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, जो कोई भी बिडर खरीद सकता है उसका सामान को, हाँ फूड ग्रेन्स को। अब यहाँ पे देखो स्टेट्स आर ऑल्सो अलाउड, स्टेट अलाउड हाँ ले सकते विदाउट, स्टेट देखो पहले से ही अलाउड है, बिना ऑक्शन में भी जाके स्टेट, क्योंकि स्टेट में भी तो स्कीम चलता है, उसके लिए तो दे ही रहा है भारत सरकार।
स्टेट, क्योंकि देखो सेंटर और स्टेट का बहुत सारा स्कीम सिमिलर चलता है, जानते हो ना, तो उसके लिए सेंटर तो दे ही रही है। मगर अब जो होगा स्टूडेंट, अब जो ओपन मार्केट सेल स्कीम होगा, जो बचा है 20 से लेके 30 मिलियन टन से, उसमें अब स्टेट नहीं खरीद सकता। बात समझे, ये बोलना चाह रहा है ये। हाँ आगे देखो, ये देखो स्टूडेंट, ये देखो तुमको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये बहुत पहले दिखाए थे ना तुम लोग को, मंडी चार्ज भी कुछ लगता है, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, सबको जोड़ोगे ना तो जो राइस का इकोनॉमिक जो कॉस्ट आता है वो 37 पर केजी आ जाता है स्टूडेंट। अब तुम खुद देखो, वीट कितना है, देखो लगभग 19 रुपया में वीट 1 केजी खरीदता है, वो क्विंटल में दिया गया है इसलिए उसको काट दोगे ना, लगभग 19 रुपया लगता है वीट को प्रोक्योर करने में FCI को, मगर लोग तो पहुंचाने में कितना लगा, 27 रुपया लग जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? 19 रुपया में आपने प्रोक्योर किया, कैसे 19 रुपया हुआ स्टूडेंट, क्योंकि 1929 जो रेट देख रहे हो क्विंटल है, पर क्विंटल मतलब क्या 1000 है, वो डिवाइड करोगे तुमको पता चलेगा 19 रुपया, यानी कि 1 केजी वीट खरीदने के लिए भारत सरकार को कितना पैसा लग रहा है, 19 रुपया लग रहा है। मगर लोगों को पहुंचाना है पीडीएस सिस्टम, देखो उसमें मंडी चार्ज है, लेबर चार्ज है, ट्रांसपोर्ट चार्ज है, दुनिया भर का चार्ज है, वो सब जोड़ दोगे तो वो 19 रुपया का चीज़ तुम्हारा 27 रुपया बन जाता है, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। बात समझे, जो 19 रुपये, आप देखो 27, 1 केजी चावल खरीदने में, 1 केजी वीट खरीदने में भारत सरकार को 27 रुपया लग रहा है टोटल, लोगों को पहुंचाने में। भारत सरकार कितना नुकसान में बाबू, जानते हो ना? फूड सब्सिडी भारत वर्ल्ड में सब जगह भारत में दिया आता है, 2.5 लाख करोड़ का फूड सब्सिडी होता है प्रत्येक साल। नीचे देख सकते हो तुम लोग, अमाउंट देखो ना स्टूडेंट, यहाँ पे कितना अमाउंट है, सब्सिडी बहुत जाता है कि नहीं आता, देखो नीचे समझ में आ जाएगा तुम लोग। अमाउंट कितना है, 94,000 करोड़ है। ऐसे देखो 1.2, दोनों में जोड़ो 2 हो गया ना, और भी सब्सिडी है, 2.5 लाख करोड़ का सब्सिडी है टोटल। ये तो तुम्हारा राइस और वीट का बात है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक कॉस्ट कितना हो रहा है इसका, 37 पर केजी। मैं खरीदारी कितना में होता है देखो, उसका भी कर सकते हो, 28 रुपये में खरीदते हो राइस को, लोगों को पहुंचाने तक कितना हो जाता है, 37 पर केजी हो जाता है। वीट कितना में खरीदते हो, 19 रुपये पर केजी खरीदते हो, लोगों को पहुंचने में कितना लग जाता है, 27 रुपये पर केजी लग जाता है, लग रहा है ना एक्स्ट्रा। और दोनों सबको जोड़ दोगे, फूड सब्सिडी खाली राइस, देखो राइस और वीट को जोड़ोगे तो 2 लाख करोड़ भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, फ्री में खिला रही है लोगों को, 80% लोग को, 80 करोड़ पीपल को। 67% है तुम्हारा, जानते हो ना, 140 करोड़ में 67% करो, 80 करोड़ होगा। इसलिए बोला जाता है ना कि BPS तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी बोलता है 33% को टारगेट करिए या 25% को टारगेट करिए। समझते चलो, ये सब चीज़ समझते चलो। जो बीच का बच गया, 20 से लेकर 30 मिलियन टन, वो ओपन मार्केट सेल स्कीम में बेचा जाता है। मैं आरामी से बता रहा हूँ ताकि समझ सको, अंदर का चीज़ समझो। ये बाबू फिर से आया है वो बोला है, ठीक है। आगे देखो क्या डिसीजन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से इतना मिर्ची लगाए लोग। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सिंगल बिडर होगा, जो खरीदने वाला होगा, उसका स्टॉक क्या कर दिए, अब हम कम कर दिए। अब उसका रेंज होगा 10 से लेकर 100 मेट्रिक टन ही खरीद सकता है। पहले कितना था, पहले 3000 मेट्रिक टन था। एक तो व्हीट प्रोडक्शन कम हो गया, तो स्टॉक लिमिट लगाएगा ना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को इन्वोक करके, अभी जस्ट बताया ना तुम लोग को उसमें डे टू डे करंट अफेयर्स में। तो FCI देखो अब क्या करेगी FCI इससे, यानी कि अब इसका मतलब होर्डिंग होने का कम चांस। अब 10 से लेकर 100 मेट्रिक टन लगाए, जैसे होर्डिंग कम होगा, ब्लैक मार्केट कम होगा, यानी कि आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन होने का चांस कम है। समझे? ऑब्जेक्टिव यही है स्टूडेंट कि मोनोपोली ना हो, मोनोपोली को ब्रेक किया जाए, समझा, और स्मॉल बायर्स को भी फ़ायदा हो सके। अदरवाइज जो बड़ा रईस आदमी वो खरीद के आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट करवा सकता है। तो इसलिए सरकार ने डेलिबरेटली किया है कि स्टॉक लिमिट फिक्स कर दिया है और कम कर दिया है। पहले कितना था, 3000 मेट्रिक टन था। यहाँ पे देखो जून 13 तारीख का नोटिफिकेशन है, यही जाकर कंट्रोवर्शियल बन गया। ये तो चलो ठीक है, आपने प्राइवेट प्लेयर के लिए स्टॉक किया है, स्टॉक लिमिट वो कर दिया, पहले ज़्यादा था उसको कम कर दिया आप, लेकिन इतना ही प्रोक्योर कर सकते। कहाँ से कहाँ तक, 10 मेट्रिक टन से लेकर 100 मेट्रिक टन तक। मगर जून 13 तारीख का जो नोटिफिकेशन वो कंट्रोवर्शियल, वो क्या नोटिफिकेशन था, देखो स्टेट को भेजा गया नोटिफिकेशन, और जहाँ पे कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टॉप द सेल ऑफ राइस एंड व्हीट, यानी कि जो सरकार जो OMSS है, ओपन मार्केट जो तुम्हारा सेल स्कीम होगा, उससे अब नहीं मिलेगा, स्टेट को नहीं खरीद सकता है स्टेट उससे। यहाँ से स्टेट सस्ता में खरीद लेता, अपना स्कीम चला देता और बवाई लूट लेता। सरकार बोला कि अब नहीं मिलने वाला है तुम लोग को। ऐसे भी हम तुमको जो 50 से लेकर 60 मिलियन टन तो दे ही रहे हैं इंडिया में, जहाँ पे हम 67% को टारगेट कर रहे हैं 80 करोड़ को, तो उसमें तो तुमको चला ही जाता, हर स्टेट में ही तो भेजते हैं।
तुम अपना स्कीम के लिए भी ये लोगे तो सही नहीं है। तो और इतना ही नहीं, प्राइवेट बीडर को भी बोला कि तुम भी नहीं भेज सकता है, जो खरीदा है वो एसएमएस में, यानी कि ओपन मार्केट सेल से तुम खरीदा है तुम नहीं दे सकता स्टेट को, उसको भी मना कर दिया गया। एक तो उसका स्टॉक लिमिट कम कर दिया गया और उसको भी मना कर दिया कि तुम उधर नहीं दे सकते हो। तो समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो। हाँ, एक तरफ देखोगे तो तुमको लगेगा कि पक्का ये वो वाला राजनीति वाला गेम है। नहीं लग रहा है तुम लोग को? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक नज़र देखोगे तो पूरा राजनीति दिखेगा। मैं सरकार के पास है काउंटर करने के लिए। देखो सरकार का आर्गूमेंट देखो। सरकार बोलती है स्टूडेंट कि देखो हम तो ऑलरेडी ऑब्लिगेशन मीट कर ही रहे हैं, 80 करोड़ को दे ही रहे हैं, 80 करोड़ में तो स्टेट का ही आदमी सब है, हम बेचते ही हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी में 80 करोड़ कर ही रहे हैं। अब जो बेचारा जो 60 करोड़ बच गया तो उसके लिए क्या हम उसके लिए भी नहीं देंगे क्या? यदि उसके लिए हम ओपन मार्केट में नहीं देंगे तो वो लोग खाएगा कैसे? फिर उसका भी तो खाना जरूरी है, और सब हम इधर ही दे देंगे तो फिर तो महंगा हो जाएगा वो चीज़, सब आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन आ जाएगा फिर। तो देखो टॉप इसका भी है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि मेरा ऑब्लिगेशन 60 करोड़ पीपल का भी है, कंज्यूमर का, जो रिटेल प्राइजेस पे वो पूरा टिका हुआ है, और यदि हम इधर ज़्यादा आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन हो जाएगा उसको दिक्कत हो जाएगा। अपोजिशन क्या बोलता है? देखो अपोजिशन कहता है, कांग्रेस वही कर्नाटका वाला, नो नो नो, स्टेट गवर्नमेंट का जो है अभी जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, ठीक है ना, जो पोल से इलेक्शन से पहले, आप उसको आप फेल होना, मतलब आप चाहते हो कि वो फेल हो जाए, वो स्कीम वो फेल हो जाएगा, कांग्रेस का किरकिरी होगा और आपको मज़ा आएगा। यानी कि स्टेट मतलब कांग्रेस लोग बोल रहा है कि तुम बदला वाला राजनीति कर रहे हो, और वो अपना सेंटर भी अपना स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दे रहा है। समझ में आ गया तुम लोग को क्या है? कोमल समझ में आया अच्छे से? देखो आगे देखो ये पूरा फैक्चुअल भरा हुआ, पूरा फैक्ट है। और अभी तक जितना भी यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का जो अग्रीमेंट के बारे में बताएंगे वो उसी चीज़ को रिपीट किया गया है। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जीएस पेपर 2 देखो, इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड आर अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। देखो कुछ नहीं है बच्चे लोग, 58 पेज का पैराग्राफ है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का। इसमें बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत जगह पे ये लोग कोलैबोरेशन करना चाहता है दोनों कंट्री, टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस पे, स्पेस पे, क्लाइमेट पे, है ना, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ऐसा बहुत सारा अनगिनत, समझे। और जानते हो कि जिस हिसाब से स्थिति है चाइना +1 पॉलिसी, उसके हिसाब से इंडिया ही बेस्ट स्पॉट है, ठीक है। और देखो इंडस्ट्री, एकेडमिया इंटरेक्शन तो होगा ही होगा दोनों कंट्री का, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हर जगह ही तुमको दिखेगा। तो क्या क्या चीज़ आई सेट बताए थे ना, क्रिटिकल, वही इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, इसका ये फ्रेमवर्क का हेड कौन होगा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बताए थे ना, अरे याद है ना तुम लोग को? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेड करेगा, इधर का भी उधर का भी, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में तो क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसके लिए फ्रेमवर्क बनाया गया। देखो नासा और इसरो ने क्या बोला, काम करना चाहेंगे साथ में, हाँ, काम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए। नासा बोला ना कि हम ट्रेन करेंगे एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 2024 तक के लिए, ये हो गया। इंडिया ज्वाइन किया आर्टेमिस अकाउंट्स को। आर्टेमिस अकाउंट मतलब क्या? मून को यूज़ किया जाएगा एज अ स्पेस, एज अ बेस, क्योंकि मून में क्या ग्रेविटी बहुत कम है, वहाँ से मार्स मिशन बहुत आसान होता है जाने के लिए, तो उसके लिए देखो हिस्सा बना है। दोनों कंट्री ने कहा कि यस प्राइवेट सेक्टर, यस, जैसे देखो ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन मस्क का इंटरव्यू देखे हो तुम लोग? अभी एक बहुत वायरल हो रहा था एलन मस्क से पूछा गया कि मोदी जी कैसा लगे आपको? तो बोला हम तो फैन है मोदी जी का। एलन मस्क बोला हम तो फैन है, बहुत सोचता है इंडिया के बारे में वो। मोदी जी बोले कि सॉरी, एलन मस्क बोला कि मोदी जी बहुत ज़्यादा सोचता है इंडिया के बारे में, और हम उनके एनर्जी से प्रभावित थे। वही चीज़ है फोर्थ पॉइंट में, यानी कि एलन मस्क का तुम्हारा स्पेस एक्स, उसके साथ भी कोलैबोरेशन है, और देखो उस हिसाब से हमारा प्राइवेट सेक्टर, स्पेस सेक्टर भी उड़ेगा। जैसे विक्रम एक्स है कि नहीं है हमारे इंडिया में, तो इस तरह विक्रम एक्स वाला बहुत सारा स्टार्टअप भी आगे बढ़ेगा। तो अब स्पेस सोचो, स्पेस एक्स के साथ हमारा यदि कोलैबोरेशन हो, समझ रहे हो कितना फ़ायदा होगा क्या? अभी तो कितना नासा करता है उसके साथ, नासा यूज़ कर रहा है ना उसका रॉकेट सब। तो फिर दोनों कंट्री ने कहा कि यस हम को डेवलपमेंट करेंगे, को प्रोडक्शन करेंगे, वही स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग्स मैकेनिज्म में, यानी कि बहुत सारी चीज़ है इसमें, टेक्नोलॉजी, वही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सब भी होगा। एग्जांपल देखो वही माइक्रोन चिप का, माइक्रोन ने क्या बोला है स्टूडेंट, 800 मिलियन का हम करेंगे, है ना, टोटल कितना है 2.7 बिलियन का तुम्हारा क्रिएट किया जाएगा, उसमें 50% तुम्हारा भारत सरकार देगी, 20% गुजरात गवर्नमेंट देगी। लैम रिसर्च ने कहा नहीं कि 60,000 तुम्हारे इंडियन इंजीनियर्स को हम वहाँ पे वो करेंगे, ट्रेन करेंगे, या वही सब चीज़ है। देखो वही तो बोला हूँ, जो पढ़े वही सब चीज़ है, ठीक है। अप्लाइड साइंस के ऊपर भी काम किया जाएगा ना, 400 मिलियन दिया जाएगा वही इंजीनियरिंग फील्ड में।
देखो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो कल पढ़े हो उसके लिए देखो दोनों कंट्री के बीच में काम होगा, 6G नेटवर्क भी काम होने वाला है, समझे। और उसके बाद देखो जितने भी याद करो तुम लोग, एक बहुत अच्छा बताए थे तुम लोग को, कौन सा मिशन था, हाँ ब्लू स्काई प्रोजेक्ट जो बढ़ते चला है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, हाँ देखो क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, वही इंटेलिजेंट एक्सचेंज, क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें भी दोनों के बीच में कॉपरेशन दिखेगा। जानते हो ना वही क्वांटम वाला, जान रहे हो ना कि 0 और 1 नहीं, उसके बीच में भी बहुत सारा बीट हो सकता है जिस पे एग्जिस्ट हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग, यू नो डैट क्वांटम कंप्यूटिंग कितना जरूरी है। देखो ना अभी क्लासिकल कंप्यूटिंग में कितना टाइम लगता है, कॉम्प्लेक्स नहीं सुझा पाता है ना। अब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा कितना फ़ायदा होगा। आगे देखो 2 बिलियन का ग्रांट दिया है देखो तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए यूएस ने, बहुत बड़ी बात है। देखो उसका दोनों के बीच में डील हुआ है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बहुत अच्छी बात है हमारे कंट्री के लिए। 35 रिसर्च कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स हुआ है तुम्हारा, साइबर सिक्योरिटी, देखो साइबर फिजिकल स्टॉर्म्स में, साइंस एंड इंजीनियरिंग में एंड सो ऑन। और यूएसए ने पूरा दिल्ली को बैक किया कि यस इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए जो चेयर किया है उसके लिए भी अप्रिशिएट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। बात समझ गए ना, बस फैक्चुअल है, मैं पढ़ा चुका हूँ, ये मैं ग्रेट डिटेल में बता चुका हूँ एडिटोरियल में तुम लोग को। आगे देखो 222 सेमी रहेगा टॉपिक, आगे बढ़ो। ह्यूज लीप टुवर्ड्स नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस पार्टनरशिप, दोनों कंट्री में ना तुमको डिफेंस का कॉपरेशन दिख रहा है बहुत तगड़ा लेवल पे। अभी जस्ट तुम लोगों को देखो क्या नहीं यूज़ करते, अपाची हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चिनूक यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं यूज़ कर रहे हैं। 4 फंडामेंटल तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ GSMOI है ना, बेका लेमो हुआ, बेका से पहले कोमकासा हुआ, फिर बेका हुआ, मेजर डिफेंस पार्टनर हुआ, खुद तुमको दिखेगा सिनर्जी डिफेंस में, दिख रहा नहीं स्टूडेंट ये सब चीज़। देखो वही बताया गया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है दोनों के बीच में। देखो याद करो GE जेट इंजन F414 बनेगा ना इंजन हमारे लिए, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए, मैक 2 के लिए, वही चीज़ बताया गया है। इंडिया का काउंटर पार्ट कौन है, हिंदुस्तान एयरवेज लिमिटेड। और देखो ना यार टाटा मोटर, इसने बोला ना टाटा ने इतना जहाज चाहिए उसको, यूनाइटेड स्टेट वाला कितना खुश था। जॉब बाइडेन ने ट्वीट किया था ना, इतना जॉब मिलने वाला है। यूएस सपोर्टेड, देखो यूएस ने सपोर्ट किया हमारे नेवी के लिए भी, ठीक है, नेवी एसेट्स के लिए भी, ठीक है। मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट है तुम्हारा ILT के साथ साइन हुआ है ना। इंडेक्स एक्स याद करो, इंडेक्स एक्स का मतलब क्या है कि तुम्हारा एक तरफ से बताए थे ना, इसका जो हेड होगा तुम्हारा वही NSA ही होगा। इसमें क्या किया जाए, जितने भी इंडियन स्टार्टअप है वो स्टार्टअप दोनों साथ में आके डिफेंस रिलेटेड काम करेंगे, इंडेक्स एक्स, समझ गए ना। उसके बाद देखो एटॉमिक प्रीडेटर ड्रोन्स है, वही ड्रोन बताए थे 31 ड्रोन चाहिए आपको, आर्मी के लिए चाहिए, नेवी के लिए चाहिए। वो ड्रोन जितना ड्रोन, वही अनमैन एयर व्हीकल्स जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत हो जाएगा स्टूडेंट। उसका देखो डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट पे काम हुआ है और भी है ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के लिए काम हो रहा है, अंडर वाटर बहुत सारा चीज़ है। देखो आगे देखो क्लाइमेट एंड एनर्जी फंड में देख लो, उस पर देखो क्लाइमेट एंड एनर्जी फंड में होगा ही होगा, क्यों नहीं हो। देखो ग्रीन हाइड्रोजन कितना बड़ा बजट है आने वाले समय, ऑफशोर ऑनशोर विंड के ऊपर एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को उसके ऊपर भी बातचीत हुआ है, ठीक है। कार्बन कैप्चरिंग कैसे करना है, यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो जानते हो कनाडा में कार्बन कैप्चरिंग वाला टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में है वो चीज़। कार्बन का हाउ टू कैप्चर द कार्बन एंड हाउ टू बडी इनटू द अर्थ, क्योंकि अर्थ में जितना बड़ी होगा उतना अर्थ के सोइल के लिए अच्छा चीज़ है, समझे। और ऊपर में जितना रहेगा बेकार चीज़ है। उसका देखो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया दोनों के बीच में, है ना। यूएसडी ने सपोर्ट किया रेलवे एंड टारगेट, बोला ना हमारे रेलवे डिपार्टमेंट ने कि नेट जीरो कार्बन लिमिटेड बन जाएगा 2030 तक, उसके लिए भी अप्रिशिएट किया है, उधर से देखो सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, ठीक है। यूएस ने बोला है कि हम इतना करेंगे, 10,000 तुम्हारा इलेक्ट्रिक बसेस हम पहुँचाएंगे, कोशिश करेंगे इंडिया को बनाने के लिए, तो ई व्हीकल्स में भी हेल्प करेगा यूनाइटेड स्टेट्स। आगे देखो दोनों कंट्री ने बोला कि यस हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में। बैटरी स्टोरेज में कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ग्रीन फील्ड रिन्यूएबल एनर्जी में, यानी कि नया बनेगा यहाँ पे, बात समझे। बड़ा सोलर प्रोजेक्ट आएगा, न्यू ब्राउन फील्ड नहीं है, ग्रीन फील्ड है ये। उसका देखो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, देखो मिनरल में भी हमारा कोलैबोरेशन होगा दोनों कंट्री का, बात समझे। हाँ मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में देखो रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में भी दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होगा। आगे देखो क्लीन एनर्जी, देखो यहाँ इसमें देखो इंटेंट टू मार्च टुगेदर इज क्लियर, दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना तुम लोग को कि कितना ज़्यादा सिनर्जी है दोनों कंट्री के बीच में। हाँ दोनों कंट्री हमेशा बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना बहुत जरूरी है, अनक्लॉज को फॉलो करना जरूरी है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है चाइना, हाँ हमेशा बात करता है कि इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, ये लोग बात तो करता है मन निभाता नहीं है चाइना लोग। देखो क्वाड का जो तुम्हारा जो अलायंस है कितना इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव जो लिया है दोनों ने, बहुत अच्छी बात है। देखो इंडिया ने ज्वाइन किया ना, वो इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया है। देखो दोनों कंट्री ने हमेशा कंडेम किया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मुद्दा था वो सॉल्व हो गया ना, बोला ना रिटेलिटी, जो भी ट्रम्प के टाइम में जो भी हमने लगाया था अलग से ड्यूटी जो लगाया था वो मोदी जी बोले ना इस बार कम कर देंगे, तो यानी कि WTO में जो मामला है उसको हटा लो, वहाँ से हम लोग सुलझा लेंगे। अच्छा है, सिनर्जी दिख रहा है। देखो
दोनों कंट्री ने कहा कि यस ग्लोबल डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप पे भी काम करने वाले हैं, समझे। और भी बहुत सारा चीज़ें देखो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सेमीकंडक्टर, समझ रहे हो, क्लीन एनर्जी, इसके ऊपर भी काम होगा। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स बताओ कंसुलेट खोलने वाला, कंसुलेट समझते हो ना, दूतावास, एम्बेसी टाइप का, बेंगलुरु और अहमदाबाद में। कितना इंपॉर्टेंट है देखो, बेंगलुरु और अहमदाबाद में, जबकि भारत भी सियाटल में खोलने वाला है। सियाटल मतलब एक स्टेट है तुम्हारे यूनाइटेड स्टेट्स का, बात समझे। और देखो, और H1B वीज़ा जानते हो, ये सॉफ्टवेयर वाला कंपनी वाले यूज़ करते हैं इसको, उसको और लिबरलाइज किया जाएगा। इसका मतलब क्या, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और अच्छा होगा। और ऐसे भी मोदी जी क्या बोले स्पेस साइंस में, वहाँ पे जाकर क्या बोले कि हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट इंस्टीट्यूशन है और हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट टैलेंट है, दोनों का सिनर्जी बेस्ट हो सकता है। बोले थे नहीं बोले थे मोदी जी? दैट्स इट, खत्म हो गया स्टूडेंट।